प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर चुके हैं। उसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े थे, जिसमें से 2 परिभाषाएं हो चुकी थी, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए, ये इतनी परिभाषाएं हैं, उनमें से ये 2 पढ़ चुके हैं, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्याएं। तो इसको एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या होती क्या है। देखिए, वक्रता केंद्र, केंद्र का मतलब जानते होंगे। केंद्र वो होता है जो वृत्त का मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। तो जैसे देखिए, ये एक वृत्त है, इसका ये जो बीच का पॉइंट यानी कि जहाँ लंगड़ा प्रकार का नोक रखा जाता है, वही क्या होता है, केंद्र होता है। तो गोलीय दर्पण जो है, कोई कांच का खोखला गोला होता है, उसी को काट करके ये बनाया जाता है। तो जो कांच का जो खोखला गोला था, उसका जो केंद्र था यानी कि उसका जो बीच वाला पॉइंट था, वही वक्रता केंद्र होता है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी माने सेंटर, सेंटर माने केंद्र। तो इसके बाद एक बार इसको और बता देते हैं लिखना कैसे है। देखिए, ऐसे इसको लिखना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला हेडिंग था, उसका नाम था वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब भी जानते होंगे, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें भी ऐसे लिख देना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर, आर माने रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या। उसके बाद इसका एक परिभाषा और बताए थे कि ये सी माने वक्रता केंद्र और पी माने पोल, पोल माने ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद जो अगला हेडिंग है, उसका नाम है ध्रुव। अगला हेडिंग ध्रुव है, फिर मुख्य अक्ष है, फिर दर्पण का द्वारक है। तो पहले ध्रुव का अध्ययन करते हैं। देखिए ये वाला वीडियो, इसमें वीडियो कर रहे हैं, सॉरी, ये जो दूसरा वाला चित्र है, इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं। इसमें भी वही है, केवल इसमें क्या है कि ये सब पीछे है। देखिए, इसमें ये जो सी है, ये इसमें पीछे है। ये भी तो इसका केंद्र है, बीच वाला पॉइंट है, और ये आर भी पीछे है। यहाँ से समझ लिए एक चीज़ कि जो अवतल दर्पण होगा, उसमें वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या आगे होगी, और जो उत्तल दर्पण होगा, उसमें वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या पीछे होगी। इसको याद रखना आगे चित्र में, और जब न्यूमेरिकल यानी कि जब सवाल सॉल्व करेंगे तब इसका यूज होगा। इसे याद रखना कि अवतल का वक्रता त्रिज्या और केंद्र आगे होता है, उत्तल का वक्रता त्रिज्या और केंद्र पीछे होता है। तो अब ध्रुव का अध्ययन करते हैं। ध्रुव, देखिए, इसे परावर्तक तल कहते हैं। इसे परावर्तक तल कहते हैं क्योंकि इसी से प्रकाश का परावर्तन होता है, क्योंकि यहीं पर ही कलई किया गया है। तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे परावर्तक तल कहते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव को देखिए, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य माने बीच वाला पॉइंट, फिर से परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी वही है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पी लिख देते हैं। किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे जब चित्र बना रहेगा तो यही सब अक्षर उसमें लिखा रहेगा। उसमें पूरा नहीं लिखा रहेगा कि ये केंद्र है, ये सेंटर है, सॉरी, ये त्रिज्या है, ये ध्रुव है। केंद्र और सेंटर तो एक ही है। तो उसके बाद ध्रुव हो गया। अब उसके बाद मुख्य अक्ष, चौथा वाला हेडिंग। देखिए, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्यान से इसको समझिए। देखिए, यहाँ लिखा है मुख्य अक्ष। ये एक लाइन है ना, खींची गई है। ये कहाँ से होकर के जा रही है? सी से और पी से। तो जहाँ से होकर के जा रही है, उसी से संबंधित परिभाषा बना देते हैं। देखिए कैसे, कि वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को
मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसमें भी यही है, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, इससे होकर जो रेखा जाएगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। उसके बाद दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक देखिए इसमें, ये दर्पण का द्वारक है M1 से लेकर के M2 तक। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, इसके व्यास को, ये व्यास है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो दूरी है इसी दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसमें अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख लेना जैसे जैसे हम बता रहे हैं। तो दर्पण का द्वारक M1 M2 है चित्र में। मुख्य अक्ष के लिए कोई शब्द नहीं, कोई अक्षर नहीं है प्रदर्शित करने वाला, ये लाइन होता है क्योंकि, इसलिए इसे प्रदर्शित करने के लिए कोई अक्षर नहीं बना है। ऐसे CP लिख भी सकते हैं लेकिन CP उपयुक्त नहीं है। तो ये भी इसमें ये दर्पण का द्वारक है M1 M2। उसके बाद अब है अगला वाला मुख्य फोकस, इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये। तो चलिए मुख्य फोकस का अध्ययन करते हैं हम। मुख्य फोकस का अध्ययन करने के लिए एक दूसरे चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दूसरा चित्र भी देख लेते हैं। देखिए इसमें मुख्य फोकस, अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। इसको दो चित्र इसमें बना है, एक अवतल दर्पण के लिए और एक उत्तल दर्पण के लिए। तो पहले अवतल वाला अध्ययन करते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है जिसमें कलई उभरे हुए तल पर होता है और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ये P माने ध्रुव है, ये F माने मुख्य फोकस है, यानी कि मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं। C माने सेंटर है और ये मुख्य अक्ष है। देखिए यहाँ लिखा भी है, ये मुख्य अक्ष है। C और P से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए मुख्य फोकस को परिभाषित कैसे करेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान का जो सेकंड पेपर है इसमें सब चित्र से परिभाषा बन जाता है। देखिए कैसे, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं। समांतर माने समान दूरी पर, समान अंतर पर। देखिए इसके यहाँ मुख्य अक्ष से सभी, चाहे जहाँ से दूरी हम निकालेंगे, सब क्या होगा, वो उतने दूरी आएगा। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की सभी जगह दूरियां समान होती है समांतर रेखा कहलाती हैं। तो ये मुख्य अक्ष है और ये उसके समांतर चार रेखाएं हैं। तो इसको देखिए परिभाषित कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हुआ है जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसी को परावर्तन कहते हैं। तो फिर से सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अथवा इसमें दूसरे वाले चित्र में अभी उसको बताते हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें तो वास्तव में मिलती हैं, इसमें देखिए मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए इसमें ये मुख्य अक्ष, ये गलत हो गया है, उत्तल दर्पण इधर से बनता है, ये इधर पीछे, यानी कि दबे हुए तल पर इसमें कलई होता है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये ध्रुव है, ये F है। तो इसको देखिए, इसका भी परिभाषा वैसे है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए इसमें ऐसा लग रहा है इसमें कि ये जो किरणें हैं, ये देखिए इधर से आया है, टकरा के बाद ऊपर चला गया है, ये भी इधर से आया है, टकराने के बाद ऊपर चला गया है। लेकिन ऐसा महसूस, ये भी ऐसी किरणें हैं, ये भी ऐसी किरणें हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जो किरणें हैं यहाँ से होकर के जा रही हैं। देखिए इसको भी, और ये वाला भी यहाँ से होती हुई जाती प्रतीत होती है। ये वाला भी ऐसे है और ये वाला भी ऐसे है। तो इसमें क्या है कि इसमें किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं और उसमें अवतल वाली किरणें अवतल वाले में वास्तव में मिलती हैं। तो इसको लिखना कैसे है, एक बार यहाँ लिखा है उसको भी देख लीजिए।
दोनों चित्र का एक ही साथ में लिख दिया गया है। परिभाषा देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि अवतल में मिलती है ना, यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसके लिए हो गया। जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि इसमें उत्तल में यहाँ मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत होती हैं। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर आकर के ये किरणें मिलेंगी, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। यानी कि मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना इसको भी, मुख्य फोकस जो है इसे कैपिटल एफ से हम प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ यहाँ बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य फोकस हो गया। उसके बाद जो अगला हेडिंग है उसका नाम है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी चित्र में ही है। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं। देखिए ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी ये दर्पण का ध्रुव और ये मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ, याद रखना इसको। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए जो प्रश्न में बहुत आवश्यक है। हर प्रश्न में इससे चिन्ह पता चलेगा, धन आएगा कि ऋण आएगा। देखिए अवतल की फोकस दूरी आगे है, उत्तल की फोकस दूरी पीछे है। याद रखना इसको, अवतल की फोकस दूरी आगे होती है और उत्तल की फोकस दूरी पीछे होती है। आगे की सभी दूरियां ऋण में होती हैं और पीछे की सभी दूरियां धन में होती हैं। ये आगे अभी विस्तार से बताया जाएगा। तो आगे की सभी दूरियां ऋण में, पीछे की सभी दूरियां धन में। यानी कि अवतल की जो फोकस दूरी होगी वो ऋण में मापी जाएगी, माइनस में मापी जाएगी, और जो उत्तल की फोकस दूरी होगी वो धन में यानी कि प्लस में मापी जाएगी। तो उसके बाद अब एक हेडिंग और बचा है, फोकस तल बचा है। तो फोकस तल क्या होता है इसको बता देते हैं जल्दी से। फोकस तल, तो फोकस तल जो है, एक सेकंड रुकिए, पटरी। फोकस तल देखिए इस चित्र में, ये देखिए फोकस तल जो होता है ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, यहाँ से ये फोकस तल है। इसमें भी यहाँ खींच देते हैं। देखिए ये मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस ये है मुख्य अक्ष पर लंबवत, लंबवत माने 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष पर लंबवत और ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या खींची गई रेखा को फोकस तल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि मुख्य अक्ष पर लंबवत, ये मुख्य अक्ष इस पर लंबवत है, मुख्य अक्ष पर लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। इसमें भी यही है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। मतलब ये एफ से होकर के जानी चाहिए, सी से नहीं, या इसके आगे पीछे से होकर के नहीं जानी चाहिए। जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और मुख्य अक्ष पर लंब होगी उसे हम फोकस तल कहते हैं। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाएं पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें से जो भी प्रश्न आएगा उसको अगर बता दिए हैं, अगर चाहते हैं तो नोट में उसको लिख लीजिए, नहीं तो चित्र से ही उसको समझ लीजिए। उसके बाद अब अगला हेडिंग है, देखिए इसमें अगला जो हेडिंग है, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित होती है? कैपिटल आर से। और फोकस दूरी किससे प्रदर्शित होती है? स्मॉल एफ से। यानी कि आर और एफ में क्या संबंध होता है?
तो आर और एफ में जो संबंध होता है वो चित्र से स्पष्ट होगा। देखिए इसमें आएगा, देखिए ये देखिए सी है, ये एफ है, ये पी है। इसमें भी देख लीजिए, ये सी है, ये एफ है, ये पी है। तो पी से लेकर के सी तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर। यानी कि ये दूरी कैपिटल आर है। ये लिख देते हैं इसको, यहाँ पहले ऊपर वाले में लिख देते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर है, ये दूरी। और यहाँ इसमें भी ऐसे लिख देते हैं पी, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ तक ये लाइन खींचा जाता है वहाँ तक की दूरी लिया जाता है। लाइन का ये मतलब होता है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। अब देखिए ये जो एफ होता है वो हमेशा, जब भी मुख्य फोकस होगा वो हमेशा पी और सी के बीच में बनता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे वो अवतल दर्पण हो। जो एफ होगा वो हमेशा सी और पी के बीच में ही बनेगा। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि सी और पी के बीच की दूरी को आर कहते हैं। तो ये जो है एफ जो है वो आर का, यानी कि दोनों के बीच में बनता है, यानी कि आर का आधा होता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये होता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब जितना किसी भी दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होगी उसकी आधी फोकस दूरी होगी। यानी कि अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 है तो उसकी फोकस दूरी 10 की आधी यानी कि 5 होगी। तो ये समझ में आया होगा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब वक्रता त्रिज्या जितना रहेगा उसका हम जब आधा करेंगे तो फोकस दूरी मालूम हो जाएगा। और अगर फोकस दूरी दिया रहेगा तो वक्रता त्रिज्या भी निकल जाएगा, उसका दुगना होगा। फोकस दूरी का दुगना वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एफ हो गया, ये और उतना इधर भी रहेगा तो एफ और ये एफ 2f, यानी कि आर बराबर 2f होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उसके बाद इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। देखिए इसमें लिखा है दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि दर्पण की फोकस दूरी f हो तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r हो तब f बराबर r/2। इसे कैपिटल R भी लिखा जाएगा, फोकस दूरी ये वक्रता त्रिज्या को स्मॉल भी लिखते हैं, दोनों लिखा जा सकता है। तो f बराबर r/2 मतलब जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी, 2 से भाग करने का मतलब आधा होता है। तो इसको याद रखना, f बराबर r/2 होता है। यहाँ से अगर गुणा कर दें तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर 2f, ये भी सूत्र है। तो इसको याद रखना, f बराबर r/2। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब पेपर में नहीं पूछा जाएगा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। पेपर देखिए जब इसको समझ लेंगे तो आगे का जो चित्र बनाना है वो चित्र आसानी से समझ में आएगा। अगर ये सब नहीं समझे रहेंगे तो आगे वाला जो आएगा वो सब बहुत कठिन लगने लगेगा। अगर ये सब समझे रहेंगे तो वो सब बहुत ही आसान लगेगा। तो अब लिखा है दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। देखिए जब भी आगे जब हम जाएंगे तो इतना चित्र इसमें है कि हर हेडिंग में चित्र है। उस चित्र को बनेगा कैसे समझना है, ये समझने के लिए हमें ये वाला समझना बहुत ही आवश्यक है कि दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। मतलब जब भी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो किन नियमों पर आधारित होता है कि कौन सी किरण कहाँ से होकर के गुजरती है, ये सब पता जब चलेगा तब हम किसी भी दर्पण के सामने जब वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका किरण आरेख हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला लिखा है, ये वाला पहला है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इसमें कलई नहीं किए हैं, समझ लेना कि यहाँ कलई किया होता है। कलई नहीं करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण इसमें से गुजर जाएगी, तब ये दर्पण नहीं रह गया, ये केवल कांच है। दर्पण कब बनता है, जब इसमें कलई करते हैं। तो ये कलई कर दिए हैं इसका। अब देखिए इसको, देखिए ये मुख्य अक्ष है
ये एफ है और ये पी है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली एक किरण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण होगी, जब उसका परावर्तन होगा, यानी कि जब वो दर्पण से टकराएगी, तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें होंगी, वो चाहे जितनी हो, वो कहाँ से होकर के जाएंगी, एफ से। अगर यहाँ ऊपर से गुजारा जाए तब भी कहाँ से जाएगा, एफ से। अगर नीचे से गुजारा जाए तब भी कहाँ से जाएगा, एफ से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से होकर के जाएंगी, एफ से। और इसमें देखिए उत्तल वाले में कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यहीं से किरणें आ रही हैं। तो अवतल में तो वास्तव में जाती हैं और उत्तल में जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये प्रतीत होती हैं इसमें। उसके बाद ये वाला देख लीजिए, ये सी की तरफ जाने वाली किरणें, दूसरा नियम है। सी माने वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की ओर जो किरण जाएगी, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। देखिए इधर जा रहा था, टकराया, फिर से लौट करके उसी मार्ग पर वापस लौट गया। तो सी की तरफ जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये देखिए उत्तल में, देखिए इसमें सी जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पीछे कलई किया होता है। तो सी की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, देखिए सी की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, ऐसे तो लग रहा है कि सी की तरफ जा रही है। तो सी की ओर यानी कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इसमें वास्तव में जाती है अवतल में, और इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। तो चाहे सी की ओर जाए चाहे जाती हुई प्रतीत हो, अगर सी की तरफ है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। उसके बाद ये वाला देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है ये तीसरा वाला नियम। ये तीसरा देखिए, ये कोई भी किरण है, कहीं से आ रही है, कोई नियम नहीं है। अगर आएगा ये तो यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो यहाँ ये जो रेखा है, इसका अभिलंब नाम है। दर्पण पर जो लंब रेखा खींची जाती है उसे अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब, ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो हमेशा जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ, यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, चाहे वो अवतल हो और चाहे वो उत्तल हो। इसको याद रखना। एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें से थोड़ा सा बचा है। देखिए जैसे जब मुख्य अक्ष के समांतर था तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मतलब इधर से जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी किसी का उल्टा है, अगर समांतर है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इतना नियम है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, तब आगे का जो भी चित्र आएगा, जो भी फिगर रहेगा, वो सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक हेडिंग और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। दूरियां इसमें नापी जाएंगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये सभी दूरियां नापी जाएंगी। तो उसके लिए क्या नियम है, तो दूरियां नापने के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। परिपाटी माने नियम होता है, जो नियम बनाया गया है निर्देशांक ज्यामिति की, वो नियम कैसे है उसी का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ये एक्स अक्ष यहाँ लिखा है और ये वाई अक्ष लिखा है। ये आप लोग छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, 9 में 10 में। देखिए ये एक्स अक्ष का धन दिशा है, एक्स अक्ष का ये धन दिशा है, और एक्स अक्ष का ऋण दिशा है। निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाले में इसको आप लोग देखे होंगे। ये एक्स अक्ष का धन दिशा है, ये एक्स अक्ष का ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष का धन दिशा है, ये वाई अक्ष का ऋण दिशा है। इधर जो दूरियां चलते थे 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता था ना, जैसे 2,3 3,4 ऐसे लिखा नहीं रहता था निर्देशांक ज्यामिति में, वही वाला है ये। तो इधर धन सॉरी ऋण, ये इधर बाएं तरफ दाएं तरफ है, दाएं तरफ धन बाएं तरफ ऋण, ऊपर धन और नीचे ऋण।
तो इधर की सभी दूरियां धन में रहेंगी। यहाँ देखिए लिखा है दाएं ओर की दूरी धन में, और ये बाएं ओर की दूरी ऋण में। ऊपर की दूरी धन में, नीचे की दूरी ऋण में, नीचे की दूरी ऋण में। एक तो ये तरीका है निर्देशांक ज्यामिति वाला। और एक ये बता देते हैं कि जो सभी दूरियां होंगी ये ध्रुव P से नापी जाएंगी। कहाँ से? P से। देखिए इसमें दोनों चित्र बना दिए हैं, ये अवतल है और ये उत्तल है। तो अवतल के लिए R आगे, C भी आगे, F भी आगे, यानी कि अवतल की जो फोकस दूरी होगी वो आगे होगी, यानी कि अवतल की फोकस दूरी हमेशा आगे होगी तो हमेशा वो ऋण होगी। अवतल की वक्रता त्रिज्या हमेशा आगे होगी, हमेशा वो ऋण होगी। ये याद रखना, अवतल की वक्रता त्रिज्या और अवतल की फोकस दूरी हमेशा ऋण होती है, और उत्तल की वक्रता त्रिज्या पीछे होगी और उत्तल की फोकस दूरी भी पीछे होगी, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा धन में होगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और, आपतित प्रकाश की दिशा। भौतिक विज्ञान में प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आती हुई मानी जाएंगी। हमेशा प्रकाश किरण इधर से आएगी, इधर से कभी नहीं आएगी, बाईं ओर से हमेशा आएगी। तो प्रकाश की किरण जिस ओर जा रही है, अगर हम उधर की दूरी नापेंगे तो धन में आएगी, और प्रकाश की किरण के विपरीत अगर नापेंगे तो वो दूरी ऋण में आएगी। ये देखिए प्रकाश किरण इधर जा रही है तो इधर जो दूरी नापेंगे वो धन में, और इसके विपरीत यानी इधर जो मापेंगे वो ऋण में मापेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया धन और ऋण जानने वाला, और एक तो निर्देशांक ज्यामिति वाला। जो अच्छा लगे उसे समझ लेना, लेकिन इसको समझ ज़रूर लेना क्योंकि आगे ये बहुत आवश्यक है। तो इधर की दूरी धन, इधर की दूरी ऋण। ऊपर वाला देख लेते हैं। ऊपर जो भी दूरी हम नापेंगे वो धन में नापेंगे, और नीचे जो भी दूरी हम नापेंगे वो ऋण में नापेंगे। ऊपर क्या नापेंगे? प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई लिखा जाता है। प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो धन में ली जाएगी अगर इसके ऊपर बना है। ये मुख्य अक्ष रहेगा। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो प्रतिबिंब की लंबाई धन में, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋण में नापेंगे। तो इस प्रकार से हमें समझ चुके कि दूरियां कैसे नापेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में डेरिवेशन करेंगे अवतल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध वाला। तो ठीक है, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए।